नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संसद के गठन और विशेषतः राज्यसभा की संरचना, उसके सदस्यों का कार्यकाल, उनके निर्वाचन पद्धति आदि विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि सरकार के 3 भाग माने जाते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। जिसमें व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना, न्यायपालिका का काम उन कानूनों के आधार पर न्याय करना और कार्यपालिका का काम कानून लागू करना, कानून व्यवस्था बनाना आदि है। इसमें से व्यवस्थापिका एक महत्वपूर्ण संगठन है क्योंकि ये कानून बनाने का कार्य करती है और इसी के बनाए कानून के आधार पर कार्यपालिका शासन करती है। जहाँ तक व्यवस्थापिका का प्रश्न है, अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में इसे कांग्रेस बोलते हैं, जापान में इसे डाइट बोलते हैं, तो इंग्लैंड में इसे पार्लियामेंट बोलते हैं। यानी अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका का अलग अलग नाम है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत की व्यवस्थापिका को संसद बोलते हैं। मैं यहाँ आपको ये भी बताऊँगा क्योंकि भारत में संघात्मक राज्य है, तो यहाँ राज्यों की भी अपनी व्यवस्थापिका है जिसको हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं, विधानसभा के नाम से जानते हैं। तो आज हम संसदीय केंद्रीय व्यवस्थापिका, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विमर्श करेंगे, उस पर संवाद करेंगे। देखिए, भारत में यूके यानी ब्रिटेन के समान संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है और संसदीय लोकतंत्र में व्यवस्थापिका की भूमिका अधिक होती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका न केवल कानून बनाने का काम करती है वरन जो कार्यपालिका का निर्माण होता है उसमें भी व्यवस्थापिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ तक संसद का बात है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर होगा और तीनों का सामूहिक नाम संसद होगा। तो न केवल आपकी बीए के एग्ज़ाम्स में, आगे कंपटीशन में भी अगर आपसे पूछे जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के सदन 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के सदन 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा, पर संसद के अंग 3 हैं। अब आप ये पूछोगे कि राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना जाता है। देखिए, भारत में संसद द्वारा पारित कोई भी कानून, कोई भी विधेयक जब तक कानून का रूप नहीं लेता, जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना संसद द्वारा पारित विधेयक कानून नहीं बन सकता। इस कारण राष्ट्रपति को भी संसद का भाग माना गया है। अतः कानून निर्माण में राष्ट्रपति की भूमिका को देखते हुए राष्ट्रपति को संसद का एक अंग या भाग माना जाता है। तो संसद के, भारतीय संसद जिसका जिक्र अनुच्छेद 79 में है, उसके 3 भाग हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और सदन 2 ही हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जनता का सदन है। लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। जहाँ तक राज्यसभा की बात है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसे उच्च सदन बोलते हैं, उसे वरिष्ठ सदन बोलते हैं और उसके निर्वाचन की अलग विधि है। जहाँ तक संसद की कार्यों की बात है, उस पर हम चर्चा विस्तृत रूप में बाद में करेंगे, लेकिन जो संसद के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसकी संक्षिप्त चर्चा आज भी कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं। देखिए, संसद का पहला काम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विधि का निर्माण करना, यानी कानून का निर्माण करना। अब भारतीय संसद का मुख्य काम कानून का निर्माण करना है। अब ये क्या काम है, इसमें लोकसभा की क्या शक्ति है, राज्यसभा की क्या शक्ति है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा काम कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। देखिए, लोकतंत्र में कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावी माध्यम व्यवस्थापिका होती है। अमेरिका जैसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वाले देश में भी वहाँ की व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर या महाभियोग के द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। वहीं भारत और यूके जैसे संसदीय लोकतंत्र
जहाँ पर कार्यपालिका का निर्माण ही संसद पे होता है, वहाँ कार्यपालिका पर न केवल व्यवस्थापिका नियंत्रण रख पाती है, बल्कि कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए भी संसद, विशेषतः उसके जो निम्न सदन होता है जिसे लोकसभा कहते हैं, उस पर निर्भर करती है, जिस पर अभी हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। इसके अलावा संसद के कई न्यायपालिका संबंधी कार्य होती हैं, जैसे वो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकती है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उनको हटा सकती है। तो ऐसी न्यायिक शक्तियाँ भी उसको होती है। इसके अलावा संसद सरकार से जो शासन संबंधी सूचना है उसको भी लेती है। तो ये सभी विषय संसद के होते हैं। इस पर हम अलग एक दूसरे वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, और उसमें लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग कार्य क्या है, अलग अलग शक्तियाँ क्या है, इन सब विषयों में उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी संसद की ही होती है। तो ये संसद का हमने सामान्य परिचय दे दिया। इस पर हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। तो मैंने आपको फिर बताया कि अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भाई भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों को मिलाकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा व लोकसभा होगा। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसमें जनता का प्रतिनिधित्व होता है। तो राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन, उच्च सदन या वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम राज्यसभा की संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य। ये दोनों क्वेश्चन हैं, और ये अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, पटवारी से लेकर IAS तक। हर एग्जाम में भारतीय राज्य व्यवस्था और संसद के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ना केवल आपकी एकेडमिक एग्जाम के लिए, वरन आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो आप बोलोगे अधिकतम संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। इन 245 में से 233 सदस्यों को तो जो राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचित करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। और 12 जो शेष 12 सदस्य हैं जिनका संबंध साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से होता है, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो आप ये बात करेंगे कि 245 में से 233 तो निर्वाचित होते हैं, जिन्हें कौन करता है, राज्य विधानसभा और दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनको निर्वाचित करते हैं। लेकिन बाकी जो 12 होते हैं, उन 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 12 लोग ऐसे होते हैं जिनका साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में विशेष रुचि होती है, विशेष अभिरुचि होती है। देखिए, हमारे भारत देश में किस राज्य का राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा, कितना रिप्रेजेंटेशन होगा, ये संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित है। उसमें दिया गया है कि किस राज्य का राज्यसभा में कितना स्थान का प्रतिनिधित्व करेगा वो, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा कि भाई इनके सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के और दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ज़्यादातर देशों में जहां भी संघात्मक शासन है, वहां जो उच्च सदन है, जिसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अमेरिका में जिसे सीनेट कहते हैं, भारत में राज्यसभा कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। नाम से ही स्पष्ट है, राज्यसभा राज्य का प्रतिनिधित्व, लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व। अमेरिका में सीनेट राज्यों का सदन है। तो जो राज्यों का सदन है उसमें हर राज्य को बराबरी के स्तर पर प्रतिनिधित्व है। जैसे अमेरिका में सीनेट में हर राज्य को बराबर का प्रतिनिधित्व है, ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो कि बाकी संघात्मक राज्यों जैसा नहीं है। बाकी संघात्मक देशों में जो लोकप्रिय सदन है, जो जनता का सदन है, उसमें तो राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, भाई जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसकी प्रतिनिधित्व ज़्यादा। लेकिन जो राज्यों का सदन है उसमें सबको बराबरी के स्तर पर दिया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही किया गया है।
इसी कारण उत्तर प्रदेश राज्य, जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, उसके 31 सदस्य हैं, जबकि नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जैसे छोटे राज्यों का केवल एक सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होता है। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान से 10 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। तो फिर आपको यह मालूम होना चाहिए कि राजस्थान से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं। आप बोलेंगे 10। सबसे ज़्यादा कहाँ से होते हैं? यूपी से। किस आधार पर प्रतिनिधित्व है भारत में? बराबर जनसंख्या के आधार पर। अमेरिका में कैसे है? अमेरिका में राज्यों के सदन में बराबरी के स्तर पे। इसके अलावा संघ शासित प्रदेश में केवल दिल्ली और पौंडीचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। राज्यों को तो सबको है, सब राज्यों को प्रतिनिधित्व है, पर संघ शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पौंडीचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, किन संघ राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो आप क्या बताएंगे कि दिल्ली और पौंडीचेरी को राज्यसभा के चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया गया है। वो उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसके स्थायी सदन है ये, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पर 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद निवृत्त हो जाते हैं, यानी और उनके स्थान पर 23 सदस्यों का चयन कर लिया जाता है। यानी ये एक निरंतर चलने वाला है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये भंग हो जाए, कि इसके सारे सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाए। इसका मतलब इसका संगठन, इसका गठन इस प्रकार किया गया है, इसकी संरचना इस प्रकार है कि भाई अलग अलग लोगों का कार्यकाल अलग अलग समय शुरू होता है। जैसे आपने रिले रेस देखी होगी ना भाई, अब आप कोई काम अपन बांट देते हैं, भाई 8 से 9 तुम करोगे, 9 से 10 तुम करोगे, 11 से 12 तुम करोगे, 2 से 3 तुम करोगे, तो वो निरंतर रहता है। भाई काम जैसे 24 घंटे का काम है, 4 लोगों में बांट दिया कि आपको पहरेदारी करनी है 6-6 घंटे, तो काम निरंतर पहरेदारी होती रहती है 6-6 घंटे की। ऐसे ही राज्यसभा में एक साथ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। ऐसा कार्यकाल का जो निर्धारण, मतलब जो शुरुआत से ऐसा रखा गया है कि भाई एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इस तरह उनको गठन किया गया है शुरुआत से ही कि हर 2 वर्ष बाद 1/3 से, मतलब जो सदस्य हैं क्या बोलते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और उसकी ना एवज में 23 सदस्यों का निर्वाचन पुनः कर लिया जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। 2 बाद में जिनके जैसे 2 वर्ष बाद 1/3 हो गए, उनको इलेक्ट कर लिया, वो आगे 6 वर्ष तक रहते हैं, फिर उसके 2 वर्ष बाद हो गया, तो ऐसे सिलसिला चलता रहता है, और ये सदन कभी भंग नहीं होता। और आपको याद रखना है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है हमेशा, यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो हमेशा राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है। जहाँ तक राज्यसभा की गणपूर्ति है, तो राज्यसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की 1/10 है। गणपूर्ति ये होती है कि भाई राज्यसभा की कोई भी मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग जब ही हो सकती है, कोई सभा पे जब भी हो सकती है जब राज्यसभा के जो कुल सदस्य संख्या है उसकी कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। जैसे 245 है, तो 245 का 1/10 कितना हो जाएगा? 20 कर लो, और 25, यानी 25 सदस्य हो तभी राज्यसभा की हो सकती है। 1/10 सदस्य होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या के। तो अभी कुल सदस्य संख्या की कितनी है? 245। तो 245 का 1/10, 10वां भाग निकाल लो। 100 का 10 होता है, 200 का 20 हो गया, और 45 का 4.5, यानी 25 सदस्य हों तभी उनकी मीटिंग होगी। यानी 1/10 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं हो, जब तक राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन नहीं हो सकता। तो ये सब आता है। जहाँ तक राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता के प्रश्न है, तो देखिए वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। यानी लोकसभा में आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा में 30 वर्ष है। मतदान तो 18 वर्ष का ही दे सकता है लोकसभा में, पर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसकी एज न्यूनतम 25 वर्ष की होनी चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। ऐसे ही राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष की। ये सभी जो बात बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष हो, और इसके अलावा वो किसी लाभ के पद में ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, ऐसी योग्यता रखता हो जो किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। तो ये सब उसकी होनी चाहिए। ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो सदस्य स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसको स्थायी सदन इसलिए माना जाता है कि राष्ट्रपति से भंग नहीं कर सकते। पूरी राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है, परंतु उनमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। उसके बजाय 23 सदस्यों को दोबारा से चुन लिया जाता है। आपको फिर बताएं कि राज्यसभा के सदस्यों का जहाँ तक निर्वाचन की बात है, चुनाव की बात है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा करते हैं। राज्यसभा के चुनाव में खुला मतदान होता है, यानी आपको अपना वोट दिखाना होता है कि आपने किसको वोट दिया। जहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में गुप्त मतदान होता है, आपका वोट कोई देख नहीं सकता, आप भी वोट दिखाते हो तो ये गैरकानूनी माना जाता है। वहीं राज्यसभा में ये खुला मतदान होता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपने किसको वोट दिया। राज्यसभा फिर बताइए 1/4 स्थायी सदन है। तो ये आज हमने राज्यसभा की संरचना और संसद के गठन पर बात की। जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोकसभा की संरचना और उसके सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कैसे होता है इस पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से सुनिए और इससे, क्योंकि आपके ना केवल एकेडमिक परीक्षाओं में वरन आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न बहुतायत में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।